स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपने ने गॉस एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। सो गॉस एप्लीकेशन में मैंने पहली एप्लीकेशन तुमको समझा दी थी, व्हेनेवर वी आर टेकिंग इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, जिसकी वजह से अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। अगर तुम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो, यू हैव टू राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज r कैप। उस टाइम पे मैंने तुमको समझाया था कि इसके रिलेटेड अपने को दो एप्लीकेशंस और देखनी है। तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट्स टू अनदर एप्लीकेशन ऑफ गॉस। तो आज अपने जो सेकंड एप्लीकेशन, मतलब फर्स्ट अपने सीख लिए, आज अपने जो सीखने वाले हैं दैट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंफिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट। मतलब मेरे पास एक इंफिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट है, राइट, जिसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट वी आर गोइंग टू हैव टू फाइंड। लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि थियरी याद रखने का एक इजी वे वही होता है कि इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए और कंक्लूजन क्या लाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया था, इफ वी आर यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के फॉर्मूला से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब लास्ट में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड आके स्टॉप करना है। ओके, तो सबसे पहले अपने समझेंगे यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, ये डायग्राम में तुम देखोगे इट विल बी लाइक अ 3D। ये मेरे फॉर एग्जांपल जो मेरा हाथ तुमको दिख रहा है दैट इज माय प्लेन शीट, और ये जो मेरी अभी यहाँ पे ये स्टिक है इट इज लाइक गॉसियन सरफेस, कि जो उसके बीच में से पास हो रही है, राइट। तो यहाँ पे तुम डायग्राम देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन शीट ली है विच इज वेरी लॉन्ग है, बट बोर्ड के अंदर अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैंने उसको लिमिटेड पोर्शन में ही ड्रॉ किया है। सो यहाँ पे एक अपने ने लॉन्ग इंफिनिटी प्लेन शीट ली है जिसके ऊपर मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कंसीडर की है दैट इज सिग्मा, राइट। सो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इट इज सिग्मा। अभी स्टार्ट क्या करेंगे, जैसे अपने ने पिछली थ्योरी में देखे थे, सबसे पहले लेनी पड़ती है वन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेनी हो जिसका सिमेट्रिकल थोड़ा सा इजी रहे, मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए शेप। वो भी मैंने समझाया था, सिमेट्रिकल इसलिए लेते हैं कि अपने को जो कैलकुलेशन होता है वो इजी हो जाए। तो यहाँ पे तुम देखोगे वहां पे मैंने सिलिंड्रिकल सरफेस ली थी, यहाँ पे भी सिलिंड्रिकल सरफेस ली है। समटाइम्स इन सम रेफरेंस बुक वो लोग क्यूबिकल सरफेस लेते हैं, इट इज आल्सो गुड क्योंकि उसका भी जो शेप होता है वो सिमेट्रिकल होता है, तो वो भी अच्छा है। लेकिन मैंने यहाँ पे वो थियरी और ये थियरी में बहुत कम चेंज करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे भी जो सरफेस ली है दैट सरफेस इज सिलिंड्रिकल। सबसे पहले सिलिंड्रिकल सरफेस के मैंने 3 क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। द फर्स्ट वन इज दिस, द सेकंड वन इज दिस एंड द थर्ड वन जो ऊपर वाला अपना कर्व शेप होगा सिलेंडर का, वो सरफेस लिया। सबसे पहला काम होता है वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। टोटल फ्लक्स पहले फाइंड करना है। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज phi is equals to phi1 plus phi2 plus phi3। यहाँ पे phi1 phi2 phi3 क्या है, इट इज अ फ्लक्स रिगार्डिंग फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। तो मैंने वही चीज की है, सबसे पहले मैंने सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट A, 3 फॉर्मूला थे, E डॉट A इंटीग्रेशन E dA और तीसरा था Q अपॉन एप्सिलॉन 0। राइट नाउ आई एम टेकिंग कि यहाँ पे जो मैंने ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है उसका एरिया कैपिटल A है, तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया दैट इज E डॉट A। सबसे पहला काम डॉट प्रोडक्ट हटानी है, वी हैव टू पुट cos थीटा। मैंने cos थीटा रखा है यहाँ पे, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है बोथ आर, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो इस तरफ और इस तरफ होगी। तो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। Whenever the direction is same, we are taking theta is equals to 0 and cos 0 will be 1. So because of that, phi 1 की जो वैल्यू मुझे मिलेगी that will be E into A. The same like that I am counting for surface 2. तो यहाँ पे surface 2 के लिए यहाँ पे भी देख लो electric field and area vector both are having the same direction. Again theta will be 0. The answer will be the same. Phi 2 is equals to also E into A. Now we have to think about the third surface. थर्ड सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर लेता हूं जो वो ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर रहता है, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन,
तो दोनों की वजह से जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। सो बिकॉज ऑफ दैट cos 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो सरफेस 3 की वजह से जो मुझे फ्लक्स मिलेगा दैट विल बी जीरो। ओके, तो मैंने phi1 phi2 phi3 फाइंड कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द माय फार्मूला phi is equals to phi1 plus phi2 plus phi3, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, phi1 plus phi2 plus phi3, जिसमें phi1 की वैल्यू पुट की, phi2 की वैल्यू पुट की एंड phi3 की वैल्यू पुट की। According to this, phi1 is EA, phi2 is also EA, and phi3 is equals to 0. Now EA plus EA it will be 2EA. ये फॉर्मूला नंबर जो है उसको बोल दिया मैंने 1. According to the Gauss law, दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q upon epsilon 0. तो ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है। दोनों को मैं क्या करूंगा, I am going to compare both the formula. फॉर्मूला को कंपेयर करने के बाद यहां पे तुम देख सकते हो मैंने लिखा है 2EA is equals to Q upon epsilon 0. Q चार्ज के रिलेटेड सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज के रिलेटेड सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू Q by A। तो Q क्या होगा, सिग्मा इंटू A होगा। तो मैंने रख दिया यहाँ पे सिग्मा इंटू A विल बी कैंसल आउट, बाकी रहा यहाँ पे 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये 2 को तुम डिनोमिनेटर में भेज दो, सो यू विल गेट द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि वहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर n कैरेट कंसीडर किया है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो समझ लो यहाँ पे दिस एप्लीकेशन इज सेम लाइक आई कैन से रिपीट किया है, बस मैंने एक ही चीज में चेंज किया है, दैट इज अ डायग्राम। और डायग्राम की वजह से चेंज करने के बाद तुम देख सकते हो जो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल रहा है इज दैट। ओके, सो यहाँ पे बहुत कंपैरिजन है दोनों थियरी में। वहां पे अपने ने लेंथ ली थी इसलिए लैम्बडा लिया था, यहाँ पे सरफेस एरिया है तो सिग्मा कंसीडर किया है। सो बहुत इजी एप्लीकेशन है। और एक दूसरी चीज, ये जो फॉर्मूला अपने ने यहाँ पे डिराइव किया है, इट विल यू हेल्प इन अ सेकंड चैप्टर व्हेन आई टीच यू कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जब पढ़ा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वहां पे बहुत काम में आने वाला है। सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला आल्सो। ओके, इस चैप्टर को मिला के अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं ना तो देयर आर अराउंड 25 टू 30 फॉर्मूलास, छोटे छोटे फॉर्मूला सब मिला के देखते हैं ना तो थियरी डिराइव करना तो आना ही चाहिए, बट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सारे फॉर्मूला की एक लिस्ट तुम नोट में बना के रख सकते हो। एट द एंड ऑफ द पूरा 12th स्टैंडर्ड जब खत्म होता है तो एट द एंड ऑफ द वी कैन से एग्जाम से पहले अगर तुम्हारे पास एक लिस्ट होगा ना तो तुमको पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। गॉट इट। सो यहाँ पे अपने ने पूरी एप्लीकेशन जिसके लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना था वो खत्म किया है। नाउ लास्ट एप्लीकेशन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एंड दैट इज स्फीयरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयरिकल सेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजन कहां पे होता है कि भाई स्फीयरिकल सेल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है। स्फीयरिकल सेल मतलब क्या होता है कि जो सेल जिसमें इनसाइड जो पोर्शन होता है ना उसमें मटेरियल नहीं रहता है, राइट, इट इज होलो लाइक अ फुटबॉल। फुटबॉल में क्या होता है, बीच में अगर तुम हवा भरते हो तो बीच में तो सारी एयर होती है ना, ऊपर ही उसका क्या होता है सरफेस एरिया। जबकि मेटालिक स्फीयर की बात करते हो तो मेटालिक स्फीयर में क्या होता है, मेटालिक स्फीयर मतलब पूरा स्फीयर अंदर से मटेरियल से भरा होगा। तो स्फीयरिक सेल मतलब कि जो अंदर से होलो होगा और ऊपर ही क्या होगा, सिर्फ मेटल सरफेस होगी, राइट, लाइक फुटबॉल। उसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि फुटबॉल में क्या होता है कि ऊपर पूरा रबर रहता है, बीच में क्या होता है, होलो होता है। तो वही चीज स्फीयरिकल सेल में। अगर ये चीज माइंड में क्लियर होती है ना तो फॉर्मूला डिराइव करना इजी है, राइट। स्फीयर के लिए भी मैं तुमको जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो उसके रिगार्डिंग भी अपने फॉर्मूला डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर बाय यूजिंग द गॉस लॉ। राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द स्फीयरिकल सेल। तो सबसे पहले मैंने जो डिफाइन किया है स्फीयरिकल सेल मतलब समझ लो कि सेल मतलब ये होता है कि बीच में जो पोर्शन होगा वो होलो होगा, all the matter will be on the surface और बीच में से क्या रहेगा, होलो होगा like a football। यहाँ पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फीयरिकल सेल फाइंड करके दिखाना है। सबसे पहली चीज, अगर मैं स्फीयरिकल सेल के लिए कंसीडर करता हूं ना तो मुझे दो चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। एक होगा इनसाइड द स्फीयरिकल सेल और दूसरा आएगा आउटसाइड द स्फीयरिकल सेल। तो अपने अभी फोकस कर रहे हैं इनसाइड द स्फीयरिकल सेल। जैसे मैंने बताया कि स्फीयरिकल सेल होता है तो बीच में सब होलो रहता है, मतलब कुछ होगा नहीं, जो होगा वो सारी सरफेस के होगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो एक सिंपल चीज समझ लो कि अगर तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऑल द चार्ज विल बी रेसिडिंग ऑन द सरफेस, देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड द सेल। तो मैंने जितना भी चार्ज रखा है वो सारा चार्ज कहां पे, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल।
तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मुझे फर्स्ट केस में, मैंने केस 1 लिखा है इनसाइड द सेल, तो इनसाइड द सेल के लिए अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूं तो यहां पे तुम देखो कि मैंने डॉटेड लाइन से एक गॉसियन सरफेस इमेजिंग की है व्हिच इज आल्सो इन द शेप ऑफ स्फीयर, जिसकी रेडियस मैंने कंसीडर की है स्मॉल आर, और अपना जो स्फीयरिकल सेल है उसकी रेडियस है कैपिटल आर। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ मेरा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, phi is equals to integration E dot dA is equals to Q upon epsilon 0। अब एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं पूछता हूं कि जो पूरा चार्ज मैंने रखा है वो चार्ज कहां पे, इट इज ऑन द सरफेस, इसका मतलब हुआ कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया व्हिच इज इनसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल तो चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब हुआ गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है नहीं। और मैंने जब रूल, इसके इंपॉर्टेंट रूल समझाए थे तब मैंने बोला था कि इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, मैंने जो गॉसियन सरफेस ली है उसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो Q जीरो है तो सामने तो जीरो हो गया। नाउ इसको सिंपलीफाई करोगे, डॉट हटाया, cos जीरो विल बी जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ d इज इक्वल्स टू जीरो। अभी यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन में आंसर आएगा उसको सामने ले जाओ, जीरो के साथ कोई किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करो आंसर जीरो ही रहता है। सो दिस इज द प्रूफ कि अगर मैं यहाँ पे अंदर गॉसियन सरफेस लेके काउंट करता हूं तो इनसाइड द स्फीयरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, तो अपने केस 1 जैसे डिस्कस किया उसमें मैंने बताया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयरिकल सेल, ऑल द चार्ज विल बी रेसिडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अभी बात करते हैं आउटसाइड द सेल की बात, राइट। तो केस 2 मैंने तुमको यहाँ पे लिख के दिया है दैट इज आउटसाइड द सेल। तो अगेन वी आर यूजिंग गॉस एप्लीकेशन, तो सबसे पहला काम होता है वी हैव टू टेक अ वन गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो दिस इज माय स्फीयरिकल सेल जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और मैंने गॉसियन सरफेस इमेजिंग की है जिसकी रेडियस मैंने कंसीडर की है स्मॉल आर, राइट। नाउ फर्स्ट स्टार्टिंग गॉस लॉ से ही करना है, तो मैंने यहाँ पे देखो गॉस लॉ से ही स्टार्ट किया है। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ phi is equals to integration E dot dA is equals to Q upon epsilon 0। लेकिन अगर ये गॉसियन सरफेस में कंसीडर करता हूं तो इसके अंदर तो ये पूरा चार्ज एनक्लोज हो रहा है, मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन E dA, अगर यहाँ पे मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कंसीडर की है तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे Q की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू A। नाउ अगेन यहाँ पे देखो E और dA दोनों सेम डायरेक्शन में है, cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो नाउ इट इज वेरी वी कैन से यूज्ड टू हो चुके हैं अपने इससे, तो हर बार अभी cos में लिख नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर कि dA हटाने के बाद cos 0 की वैल्यू 1 कंसीडर कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इट्स कांस्टेंट, उसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dA अगेन लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था, ये जो dA है ये किसका पोर्शन है, इट इज द पोर्शन ऑफ गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस कितनी है r। ये जो सरफेस मैंने कंसीडर की है दैट इज अ स्फीयरिकल सरफेस, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा इतने छोटे पोर्शन का तो वो मुझे सरफेस एरिया देगा पूरे स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस का। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन जब किया तो ये खास करके नोट करना कि ये अपने जो dA कंसीडर कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस का है, तो वहां पे मुझे जो रेडियस पुट करनी पड़ेगी दैट शुड बी ऑफ गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया E in a bracket integration of dA will be 4 pi small r square। now sigma वो मैंने ऐसे का ऐसा रखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ द स्फीयरिकल सेल। अभी एरिया ऑफ द स्फीयरिकल सेल में रेडियस कितनी है स्फीयरिकल सेल की, इट इज कैपिटल आर, तो यहाँ पे जो एरिया लिखना पड़ेगा दैट आई हैव टू राइट डाउन 4 pi कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल r इसलिए लिया है क्योंकि ये अपने बात कर रही है गॉसियन सरफेस के एरिया की, और ये एरिया जो है इट इज द एरिया ऑफ स्फीयरिकल सेल, तो उसकी वजह से फॉर्मूला में अपने यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है कैपिटल R स्क्वायर। नाउ 4 pi विल बी कैंसल आउट अगेन। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, E को सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाओगे तो स्मॉल r स्क्वायर भी गोस इनटू द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद अपने को जो फॉर्मूला मिलेगा इन अ फॉर्म ऑफ सिग्मा दैट विल बी E इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयरिकल सेल आउटसाइड द सरफेस। As we know, inside the surface the electric field is 0.
अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे सिर्फ r की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, बाकी सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनसाइड तो जीरो ही था। नाउ इसके ऊपर से पूछते हैं ग्राफ, जो टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ग्राफ पूछ लेते हैं एग्जाम में 1 मार्क्स में, राइट। तो ग्राफ ड्रॉ करने को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस का फॉर स्फेरिकल सेल। बहुत इजी है, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया E और R, एक्स एक्सिस पे मैंने R लिया है, y एक्सिस पे E लिया है। सबसे पहले यहाँ पे जो ओरिजिन है दैट ओरिजिन वी आर कंसीडरिंग द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल से कैपिटल R तक का जो पोर्शन होगा दैट विल बी माय इनसाइड पोर्शन, और R से बाहर का जो पोर्शन होगा दैट विल बी योर आउटसाइड पोर्शन। तो यहाँ पे तुम देखो इनसाइड में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा था, इट वाज 0। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो 0 O से लेके R तक मेरा जो लाइन है ना इट इज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, वो एक सेम पोजीशन पे रह रहा है विच इज एट 0। जैसे मैं R पे पहुंचता हूं तो R पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम, राइट। और वो कितना होता है, तो इट विल बी kq बाय कैपिटल R स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे kq बाय कैपिटल R स्क्वायर व्हिच विल बी मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही अपने आउटसाइड जाते हैं इट इज डिक्रीजिंग इन अ फॉर्म ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर। तो डिक्रीज हो रहा है 1 अपॉन R स्क्वायर के फॉर्म में, उसकी वजह से यहाँ पे मुझे जो शेप मिलेगा ग्राफ का दैट विल बी पैराबोलिक। तो ये ग्राफ तुम इजीली समझ सकते हो, इनसाइड के लिए 0 है, मतलब यहां से यहां तक 0, फिर R पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, क्योंकि चार्ज सारा सरफेस के ऊपर है, सो देयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक आउटसाइड द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड इन अ फॉर्म ऑफ 1 upon R square, और आई कैन से डिक्रीज इन अ फॉर्म ऑफ 1 upon R square। तो यहाँ पे 1 upon R square के फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पे जो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पे शेप मिलेगा, राइट, इट विल बी पैराबोलिक। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने तीन एप्लीकेशन प्रॉपर से तुमको एक ही मेथड में और एक ही प्रोसेस से मैंने समझाई है, जिसकी वजह से तुमको एग्जाम में याद रखने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, राइट। सो अगेन गॉस एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड एग्जाम के लिए। हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक रहता है जिसमें पूछते हैं स्टेट द गॉस लॉ एंड डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंफिनिटी लॉन्ग वायर, इंफिनिटी प्लेन शीट, इनसाइड एंड आउटसाइड फॉर द स्फेरिकल सेल। तो ऐसे क्वेश्चन आईएमपी हो जाता है, आई कैन से मोस्ट आईएमपी होते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी छोड़ने नहीं होते। देख लो कैलकुलेशन में भी मैथ्स बहुत इजी है इसका, राइट। तो ऐसी थियरी को ऑलवेज यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली। ओके, सो यहाँ पे अपने पूरा फर्स्ट चैप्टर के जो मेन टॉपिक थे मैंने सारे कवर कर लिए। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, किसी को डाउट हो कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो जो बना रहे हैं तुमको पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब करो चैनल, वीडियो को लाइक करते रहो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में भेजते रहो तो मैं उसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।